जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द शाई क्लासरूम। आज हम कर रहे हैं FST 20 का पेपर 2। पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो पेपर वॉज गुड, मतलब कुछ सवाल कैलकुलेटिव टफ थे और कुछ ही कैलकुलेशन समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है। कुछ कुछ एक पैराग्राफ था वो काफ़ी कैलकुलेटिव था। और वो पेपर की बात करेंगे तो पेपर आपके पास में मीडियम से टफ की कैटेगरी में था। पेपर का लेवल अच्छा था, हल्का नहीं था। तो आइए बच्चों अपने वन बाय वन सभी सवालों को करते हैं। सबसे पहले अपने शुरू करते हैं प्रॉब्लम 1 को। प्रॉब्लम फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपका देखा हुआ कंसेप्ट था। सवाल में क्या बोला गया, इन द गिवन फिगर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सी, द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन चार्ज क्यू एंड राइट प्लेट इज अनचार्ज। ठीक है, तो ऐसा है आपके पास में इनिशियली यहाँ पे एक प्लेट थी, यहाँ पे एक प्लेट है। इस पे आपने क्या किया बच्चों, क्यू चार्ज दिया। तो क्यू चार्ज दिया तो आप सबसे पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, समीशन ऑफ क्यू बाई टू। तो यहाँ पे क्यू बाई टू आ गया, तो बच्चों यहाँ पे कितना है, क्यू बाई टू। यहाँ पे कितना, माइनस क्यू बाई टू, और यहाँ पे कितना, प्लस क्यू बाई टू। अब इस सवाल में क्या किया गया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया ऐसे। इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे अभी हम। अच्छा, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, मैंने वो पहले बताया था, आपको क्लास में बताई गई थी ये बात कि ये वाला चार्ज मूव नहीं करता। ये वाला चार्ज क्या हो गया आपके पास में, ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स हो गया आपके पास में। इसको एक बार भूल जाओ, ये फिक्स है, ये इसका कुछ नहीं बता होगा। क्योंकि यार बैटरी से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सर क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इन्हीं चार्जेस की वजह से आएगा। क्लियर? तो क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी को लगाएंगे सिर्फ अंदर वाला चार्ज अफेक्ट होगा। तो मास्टर ने आपको ये बात बताई थी कि आप जो कैपेसिटर पर चार्ज देते हैं वो सिर्फ अंदर वाला चार्ज होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह में, क्योंकि आप लिखते हैं ना Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा V, तो भाई साहब अंदर वाला चार्ज ही पोटेंशियल डिफरेंस में मतलब मैटर करता है, बाहर वाला मैटर करता नहीं है। तो अगर आप इसका ऐसे स्विच को बंद कर देंगे, स्विच को बंद करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे ऐसा मान स्विच को बंद कर दिया, EMF कुछ E है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, C आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस C। सही है बात भाई साहब, आना ही पड़ेगा फाइनल इतना। तो इस वाले पे यहाँ पे अंदर फाइनल प्लस सी, यहाँ पे माइनस सी, बाहर वाले चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे ये क्यू बाई टू और यहाँ पे ये क्यू बाई टू का क्यू बाई टू। अच्छा अब देखते हैं, सबसे पहले तो बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द स्विच which flow through the battery till the steady state is reach। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, तो यहाँ पहले कितना था, क्यू बाई टू, अब कितना है सी, तो कितना फ्लो किया, चार्ज फ्लो कितना हुआ आपके पास, कहां से, थ्रू बैटरी, थ्रू बैटरी। तो आप बोलेंगे सर सी ई माइनस क्यू बाई टू। सही है ये बात, हम इस वाले प्लेट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, पहले था क्यू बाई टू, अब है सी, तो कितना फ्लो किया, दैट इज सी माइनस क्यू बाई टू। तो ऐसा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो ए तो नहीं है। फिर बोला चार्ज अपीयरिंग ऑन इनर फेस ऑफ द लेफ्ट प्लेट, ये होगी लेफ्ट प्लेट, इनर फेस पे कितना चार्ज है आपके पास में, सी, फाइनल चार्ज सी है, बिल्कुल सही बात। सी ऑप्शन में चार्ज अपीयरिंग ऑन इनर सरफेस ऑफ राइट प्लेट इज सी, नहीं सी नहीं, दैट इज माइनस सी, इस वजह सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर बोला ई की वैल्यू इसने बता दी, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन क्या होता है, किसके द्वारा, बैटरी द्वारा। तो वर्क डन बैटरी क्या होता है बच्चों, क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी, अरे यही था क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी। अच्छा क्यू की वैल्यू आपको सवाल में क्या बोला है इसने, देख लेते हैं एक बार। ई की वैल्यू सवाल में आपको गिवन है, ई की वैल्यू कितनी है, 2q बाय सी। अच्छा तो अब आप यहां पे देखते हैं, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो आप ई की वैल्यू हमें पुट कर दो, दैट इज 2q डिवाइड बाय सी मल्टीप्लाई सी माइनस क्यू बाई टू। सी से सी साफ हो गया, तो बच्चों कितना चार्ज फ्लो किया, दैट इज 3q बाई टू, 3q बाई टू चार्ज फ्लो किया। तो ये तो आ गया पोटेंशियल, ईएमएफ आ गया, मल्टीप्लाई 3q बाई टू, इसने इसको मार दिया, तो वर्क डन में बैटरी जो आपके पास निकल के आया, दैट इज 3q स्क्वायर बाई सी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। तो बच्चों इसमें दो ऑप्शन सही हैं आपके पास, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, कभी भी प्लेट्स पे चार्ज गिवन हो तो इनर प्लेट्स वाला, जो इनर प्लेट्स होती है, जो इनर सरफेस है, उन्हीं का चार्ज मैटर करता है, ये चार्ज फिक्स है, ये मूव करता नहीं है। क्लियर है, छाप लीजिए। तो कभी ऐसा सवाल है तो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, अंदर वाला चार्ज बदलेगा, जो आप कैपेसिटर्स में जो क्यू लिखते हैं वो अंदर वाला चार्ज है जो इनर फेसेस के ऊपर है। ठीक है बच्चों, बच्चों हम सेकंड प्रॉब्लम कर रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला गया, आपको फर्स्ट रेजोनेंस और सेकंड रेजोनेंस से कोरस्पॉन्डिंग लेंथ गिवन है। तो उस बंदे ने क्या गलती की, उसने एंड करेक्शन फैक्टर नहीं लिया होगा। तो आप एंड करेक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जब आपको L1 L2 गिवन हो तो आप कहेंगे लैम्डा बाय 4। सबसे पहले जो फर्स्ट हार्मोनिक की कोरस्पॉन्डिंग लेंथ थी वो किसके बराबर होगी, L1 प्लस ई। फिर थर्ड हार्मोनिक आता है, सेकंड हार्मोनिक आता ही नहीं, दैट इज L2 प्लस ई, ऐसे आप लिखेंगे इसको। ठीक है, हमें एंड करेक्शन फैक्टर निकालना है, तब कैसे निकालेंगे एंड करेक्शन फैक्टर, हम इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट करते हैं, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे दैट विल बिकम 3L1 माइनस L2 प्लस 2e।
क्लियर? तो यहाँ से आपके इसमें E की वैल्यू है L2 माइनस 3L1 डिवाइड बाई 2। ये एक्सप्रेशन बच्चों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आप सबसे एंड करेक्शन फैक्टर निकालिए। जैसे फर्स्ट वाले केस में आप एंड करेक्शन फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, L2 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस ये कितना बन गया 51 3L1 डिवाइड बाई 2, तो कितना है माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ये आ रहा है एंड करेक्शन फैक्टर पहले वाले में। अच्छा, तो अब आप देखिए उसने जो वेलोसिटी मेजर की होगी वो मेजर की होगी दैट इज 476, फ्रीक्वेंसी दैट इज v बाई 4L1 लिखा जा सकता है। उसने उसके जो अपनी मेजर की होगी वो ये मेजर की होगी। तो यहां से जो v आ रहा था दैट इज 476 मल्टीप्लाई 4 और L1 की जगह आपके पास है 17 डिवाइड बाई 100। ये जो उसने मेजर की है मेजर, और जो एक्चुअल आपके हिसाब से आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, एक्चुअल आनी चाहिए दैट इज 476 मल्टीप्लाई 4, बस L1 की जगह क्या चाहिए L1 प्लस E, L1 प्लस E, तो ये कितना बन जाए बच्चों दैट इज 16.5 डिवाइड बाई 100। अच्छा, एरर देखता हूं मैं, एरर कितना है आपके पास, तो एरर क्या होता है एक्चुअल में से ये वाली वैल्यू सेपरेट कर दो आप, तो वो कितनी आएगी आपके पास दैट इज 0.5 डिवाइड बाई 476 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100 और डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू कितनी आपके पास 476 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16.5 डिवाइड बाई 100। तो ये सारा कचरा साफ हो गया। देखिए ये और ये साफ हो गया। मल्टीप्लाई 100 कर दो, परसेंटेज एरर मिल जाएगा आपको। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आ गया आपके पास 5 डिवाइड बाई 165 मल्टीप्लाई 100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5 ये 15 और 1 सही। तो ये आपके पास में कुछ 3% के आसपास आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 3%, तो 1% आना है। सिमिलरली आप बाकी केस में कर करके देखेंगे तो आपको दो ही ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें एरर कम मिलेगी, दैट इज बी एंड डी, जिसमें एरर 1% से कम मिलेगी। ये सवाल में एरर में तो एक्चुअली अगर कुछ ना मेंशन करते तो एक और एरर भी आ सकती थी, जो हम बोलते हैं कि जैसे 0.1 सेंटीमीटर लिया है ना, तो अगर आपके पास मेजरमेंट की एरर होती तो वो भी कंसीडर की जा सकती थी, पर सवाल में वो वाली बात स्पेसिफाई करवा दी कि आपके पास में एंड करेक्शन वाली लेनी है। नहीं तो जैसे आपके रीडिंग में आपके एरर कितना पॉसिबल है, इसने लिखा है 17.0 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर की एरर पॉसिबल थी। वो वाला से बात नहीं की, इस वजह से वो नहीं लिया, नहीं तो सवाल थोड़ा टफ बन जाता। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो जाए, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, अभी हम थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक चीज सीख लीजिए, सवाल पढ़ना। अगर आप सवाल पढ़ना सीख जाएंगे बच्चों तो आप नहीं फंसेंगे। सवाल पढ़ना जरूरी है, सही ढंग से पढ़िए, उसमें कुछ इंटरप्रेट मत कीजिए, जो लिखा हुआ है वही एग्जैक्टली समझिए। ठीक है, हम सवाल पे चलते हैं। सवाल में बोल रहा है इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट experiment photons of energy 13 electron volt are incident on a metal of work function 0.9। यहाँ पे आपने ऐसे प्लेट बना ली, इसका जो वर्क फंक्शन है आपके पास वो कितना है, दैट इज 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इस पे ऐसे एक फोटोन गिर रहा है, कितने का 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिर रहा है, तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला गया, द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर सफिशिएंट टू एक्साइट H एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड शेल। ठीक है जी, H एटम को ग्राउंड शेल से वो एक्साइट कर पा रहा है। देखते हैं, चलो बात करते हैं। सर देखते हैं कैटेगरी मैक्सिमम आएगा कितना, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस केई मैक्स। यहाँ पे जो केई मैक्स आपको मिल रहा है ये कितना है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी का आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अब अगर आप इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप H एटम पे डालेंगे तो उसकी जो एनर्जी लेवल आप बनाए तो n इज इक्वल टू 1 की अगर आप देखेंगे दैट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे -3.4, यहाँ पे -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए 10.2 चाहिए, यहाँ से यहाँ पे कितनी चाहिए बच्चों 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और उससे ऊपर जाएंगे तो -0.85। तो इसकी एनर्जी 12.1 से ज्यादा है, पर वहां पे एक्साइट हो नहीं सकता बिकॉज आपके पास जो एनर्जी है मैक्सिमम 12.1 है। तो दो ही एक्साइटेशन पॉसिबल है। अगर मान लीजिए आइडियल केस होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 12.1 हुई तो आएगा, टकराएगा और n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में भेज देगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, कोई स्पेसिफिक फोटॉन्स जिनकी एनर्जी 12.1 से कम हो और 10.2 हो, बट कम हुई कितनी हो 10.2, तो वो भी एक्साइटमेंट करवा सकते हैं। तो दो ही फोटोन एक्साइट करवा सकते हैं, 12.1 वाला और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो आपके पास में अब देखते क्या क्या बात कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन में भी 12.1, बिल्कुल सही बात है।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटिव फोटोइलेक्ट्रॉन मे बी 10.2, इससे कम तो कुछ भी हो सकता है, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया, क्योंकि ये मैक्सिमम है बच्चों, यही नहीं होती, इस ये मैक्सिमम लिखते हैं हम के मैक्स, इससे कम भी हो सकती है आपके पास, तो 10.2 वाला भी सही हुआ। हम चलिए ऑप्शन सी में, तो बोल रहा है कि यार अगर मैक्सिमम ट्रांजिशन यहाँ 3 से 1 का हो सकता है, तो कितनी स्पेक्ट्रल रेंज मिल सकती है आपको? 3 स्पेक्ट्रल रेंज मिल सकती है, मैक्सिमम 3 मिल सकती है। होने को हो सकता है एक ही मिले डायरेक्ट आता रहे, हो सकता है कि 2 मिल जाए, सब इलेक्ट्रॉन्स ये पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे जंप करके 2 भी मिल सकते हैं, 3 मिलेंगे तो कुछ ऐसे आ जाए और कुछ ऐसे जंप करके आ जाए, तो ये बात सही है, भी मैक्सिमम आपको 3 मिल सकती है, तो 1 2 3 तीनों ही इसमें पॉसिबल हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है आपके पास? के मैक्स का बोलते हैं ईवीएस, तो वीएस कितना आ जाएगा बच्चों? 12.1 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास में इसमें 4 ऑप्शन सही हुए, दैट इज ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ठीक है बच्चों। हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 ठीक सवाल है, एक कंसेप्ट अच्छा है इसमें। इसमें क्या बोला गया? सबसे पहले ऐसा कोई डायग्राम है, इसकी इंडक्टेंस L कुछ बताया नहीं, मान लीजिए दोनों के L है, नहीं तो इसके L1 L2 कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बोला? इस स्विच इज इन पोजीशन 1 फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, आपने इसको फर्स्ट पोजीशन में रखा एक लंबे टाइम तक, और तब आपने फिर 2 में शिफ्ट कर दिया, तो करंट के साथ में क्या होगा? देखिए, जब स्विच को आपने 1 पे रखा बहुत लंबे टाइम तक, तो करंट कितना बन जाएगा? E/R। फिर जैसे ही आप इस सर्किट को ऐसा बनाएंगे, ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे ऐसे बैटरी, कंसेप्ट सुनना बच्चों, अच्छा कंसेप्ट है ये। इसमें इनिशियली करंट कितना था आपके पास? कुछ E/R था इनिशियली करंट, जैसे ही आपने इसको रखा तो E/R ना रखे कुछ I बन जाएगा। अब वो I कैसे निकालेंगे? तो फ्लक्स सेम रहना चाहिए, बिकॉज जैसे ही आप ये करेंगे तो ये L1 और L2 दोनों किस में बन जाएंगे? सीरीज में बन जाएंगे, और अगर ये दोनों सीरीज में बन जाएंगे तो L इक्विवेलेंट बन जाएगा L1 प्लस L2। तो आप क्या बोलेंगे? L1 इनिशियली करंट कितना था? E/R, दैट शुड बी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई I। क्योंकि अगर सडन फ्लक्स चेंज हो गया, क्योंकि अब ये दोनों इंडक्टर एक इंडक्टर की तरह काम कर जाएगा, अगर किसी से भी मान लो फ्लक्स चेंज हुआ, जैसे सडन फ्लक्स चेंज हो गया, तो सडन टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ मतलब ईएमएफ इनफाइनाइट हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो सडन फ्लक्स चेंज होना नहीं चाहिए। तो इसमें जो इस एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास ये जो सेटअप था, इसके अंदर जो इनिशियली जो इस वाले इंडक्टर में फ्लक्स था, अब उतना ही फ्लक्स इन दोनों में मिला के आना चाहिए, ताकि सडन आपके पास में कोई आपके पास में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो। क्लियर है? क्योंकि इसमें कुछ अगर ऐसा होगा तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप L1 सडन करंट को चेंज करें, इसमें कुछ ईएमएफ आएगा, पर इसमें भी उतना ही ईएमएफ आएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो पर होगा क्या कि भाई करंट कैसे चेंज हो, ताकि भाई दोनों में ईएमएफ चेंज ना हो, दोनों में सडन फ्लक्स चेंज ना हो, क्योंकि अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो एक्चुअली दोनों में फ्लक्स चेंज हो रहा है आपके पास, पर इसमें जितनी ईएमएफ आएगी उतनी इसमें आएगी, तो बात बन जाएगी, दोनों में नेट कट के 0 आ जाएगा। पर अगर मान लीजिए इन दोनों से नेट फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती, दोनों से मिला के, तो भाई साहब इन दोनों का कुछ इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाता, वो आपके लिए दिक्कत करता। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? आई की वैल्यू आ गई L डिवाइड बाई E/R और L1 प्लस L2। अब आप देखिए, अगर ऐसा केस है आपके पास, तो आई की जो वैल्यू थी आपके पास में, अब वो पहले से कम होगी। अब आई की वैल्यू पहले से कुछ कम होगी, तो क्या होगा बच्चों? आपके पास कुछ करंट को बाद सर्किट में बढ़ना पड़ेगा, ताकि वापस फाइनल L एट इंफिनिटी वापस कितना बनेगा? E/R। क्लियर है? तो आपके करंट को क्या होगा? करंट आपके पास इंक्रीज होना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें बी ऑप्शन में, तो वो इसका एंटी है। सी ऑप्शन की बात करें, अगर हम स्विच 2 पे रखें बहुत लंबे टाइम तक, स्विच 2 पे इस पे यहां पे रखें हम, तो करंट वापस कितना बनेगा? इतना ही बन जाएगा। फिर आप इसको स्विच 1 पे सडन डाल देंगे, तब आप क्या बोलेंगे? अब इस सर्किट में एक ही इंडक्टर बचा, और अगर मान लीजिए इस वाले इंडक्टर से फ्लक्स चेंज हो गया, तो इसमें ईएमएफ आ जाएगा। इससे पहले आपको दोनों का ध्यान रखना पड़ा, बिकॉज आपके सर्किट में दोनों इंडक्टर आ गए थे। अब क्या पहले दोनों थे, पर आपने जैसे इसको यहां पे रखा, अब आपको सिर्फ इससे मतलब है, इससे फ्लक्स बदलना नहीं चाहिए। अब इससे फ्लक्स कब नहीं बदलेगा? पहले फ्लक्स कितना था? पहले था L1 मल्टीप्लाई E/R, अब भी कितना होगा? L1 मल्टीप्लाई I, तो I की वैल्यू कितनी की? E/R, मतलब अब की बार उससे कोई करंट बदलेगा नहीं। तो आपके पास में 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों? इससे जब आप सर्किट पहले यहां पे था, फिर यहां पे रखा, सर्किट में दोनों इंडक्टर आ गए, दोनों से मिला के फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए। अब फाइनल वाले केस में, दूसरे वाले केस में अगर आप देखें डी ऑप्शन में, तो पहले ये दोनों कनेक्टेड थे एक साथ, करंट कुछ था, फिर आपने उठा के यहां पे डाल दिया। अब आपको इस इंडक्टर से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इस इंडक्टर से मतलब है। तो इस वाले इंडक्टर से में सडन मतलब फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल फ्लक्स लिखा, फाइनल फ्लक्स को बराबर किया, तो तभी बराबर होगा जब करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं बच्चों, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है, 5 कर रहे हैं, और ये कोनिकल पेंडुलम का सवाल है, और ये स्टैंडर्ड सवाल है। ये देखिए, इसमें क्या कोनिकल पेंडुलम आपके पास में ऐसा होता है ना, कोनिकल पेंडुलम यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रिंग है, यहाँ पे ऐसे घूमता है ऐसे,
और ये जो स्ट्रिंग जो है वो स्वेप्ट करती है तो कोन बनता है ऐसे, तो ऐसे घूमता है। कोनिकल पेंडुलम देखा होगा आपका। सबसे पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है आपसे, ए ऑप्शन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे देखेंगे यार, ये इस वाले पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, तो ये आर हो गया आपके पास और ये पी हो गया। सर ये पी किस तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन, वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो यहाँ पे जो पी होगा वो इस तरफ होगा, इधर होगा तो इधर होगा, यहाँ पे होगा तो इधर होगा। क्लियर। अब देखिए ये रहा आर, ये रहा पी, आर क्रॉस पी देखें तो ये वाला, ये आया एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एल वेक्टर। अब आप देखिए ये स्ट्रिंग अभी ऐसे है, फिर ये घूम के ऐसे आएगा, जब ये ऐसे आएगा तो आर क्रॉस पी इसके परपेंडिकुलर होगा, फिर ऐसे घूमेगा तो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो सेंस है ना आपके पास, सेंस ऐसे कोन में घूमता रहेगा, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है ना। अगर ये वाली लाइन ऐसे कोन में घूमेगी, ये वाली लाइन ऐसे कोन में घूमेगी, तो ये भी ऊपर की तरफ ऐसे कोन में घूमता रहेगा। और अगर ऐसे कोन में घूमता रहेगा मतलब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन बदल रही है। आप फील कर पा रहे हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे आपके पास में ऐसे है, यहाँ पे देखिए ऐसे मानिए, और इस तरफ वेलोसिटी है तो ऐसा आ रहा है, जब ये इधर पहुंच जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसे घूमेगा। जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है वो ऐसे घूमेगा ऊपर कोन में, वही नीचे कोन में घूम रहा है। तो अगर पूछता मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो हम बोलते हैं हाँ कांस्टेंट है, पर इससे बोला है कि एंगुलर मोमेंटम मतलब वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है, पूरी क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो हाँ वो वेरी कर रही है, और यही उसने बोला है कि डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो ए ऑप्शन सही बैठता है। एक और तरीके से भी आप इसको जज कर सकते थे, टाउ का एक्सप्रेशन टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। अगर किसी पॉइंट के वो टॉर्क जीरो होगा, इफ टाउ विल बी जीरो देन एल विल बी कांस्टेंट। आप देख लीजिए क्या इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है क्या, टेंशन का टॉर्क तो जीरो है पर एमजी का टॉर्क जीरो नहीं है, और एमजी का टॉर्क आ रहा है, इस वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज होना चाहिए और वो चेंज हो भी रहा है। फिर आपसे क्या बोला गया, एवरेज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ सर्कल रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए अगर आप सेंटर के अबाउट देखेंगे तो सेंटर के अबाउट पार्टिकल कैसे घूम रहा है, आप ऑब्जर्व कीजिए, चीजों को फील कीजिए। सेंटर के अबाउट देखें तो एस सर्कल दिखाई दे रहा है, मुझे एस सर्कल दिखाई दे रहा है, ये आर, ये पी, आर क्रॉस पी ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो हर एक पॉइंट पे जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। ये आर, ये पी, क्लियर, ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, हमेशा ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब वो बदल रहा नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ सर्कल रिमेन कांस्टेंट, ये बात सही है, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन की बात करते हैं, एवरेज फोर्स ड्यूरिंग हाफ रोटेशन, एवरेज फोर्स ड्यूरिंग हाफ रोटेशन। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला एफ एवरेज जो आपके पास में होगा दैट इज डेल्टा पी डिवाइड बाय टी। अरे सही है। तो चेंज मोमेंटम देखिए, हाफ रोटेशन में आधा सर्कल घूम जाएगा, तो पहले ऐसे एम वी था अब ऐसे एम वी हो जाएगा, तो चेंज मोमेंटम कितना आ जाएगा बच्चों, 2mv डिवाइड बाय टाइम। टाइम पीरियड पूरा तो हमें नहीं लिखना, हाफ टाइम लिखना है, दैट इज पाई आर डिवाइड बाय वी। ऐसा एक्सप्रेशन कुछ बन रहा है, पर इसको इस एक्सप्रेशन नीचे से कोई और चीजों में इसे रिजल्ट दिख रहा है, तो ये थोड़ा वी को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं मैं। ये वाला एंगल थीटा बोल दिया मैंने, इधर टी, तो हम क्या लिखेंगे, एक तो लिखते हैं टी cos थीटा इज इक्वल टू mg, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम है। इस वाले डायरेक्शन में देखेंगे तो टी sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। r कितना है, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास, ये l है, तो ये l cos थीटा, l sin थीटा, l sin थीटा, दोनों डिवाइड मारते तो कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय l sin थीटा मल्टीप्लाई g। अब क्या चाहिए भाई साहब, इसको v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, और क्या है v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर, देखो जो आपके पास ऑप्शन उससे मैच कर रहा है क्या, l sin थीटा, l sin थीटा g और tan थीटा डिवाइड बाय पाई, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू अगेन दिस इज l sin थीटा, तो l sin थीटा ने इसको मार दिया, तो आंसर आ गया 2mg tan थीटा डिवाइड बाय पाई। ऐसा कुछ है क्या, हाँ है, तो सी ऑप्शन भी सही है। एवरेज टॉर्क अबाउट एक्सिस OC, इस वाले एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क पहले देख लो था मैं, टॉर्क तब आएगा जब एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो आर वेक्टर ये वाला बनेगा, पी वेक्टर ऐसा, आर क्रॉस पी सेम आ रहा है, मतलब इस जो एंगुलर मोमेंटम आ गया सी पॉइंट के अबाउट आता है वही इस एक्सिस के अबाउट भी आएगा। और अगर आप चाहें तो आप टॉर्क से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए टी के कंफर्ट थोड़ा सा, इधर टी cos थीटा, इधर टी sin थीटा, टी sin थीटा की वजह से इस एक्सिस के ऊपर कोई टॉर्क नहीं आएगा, इन दोनों टॉर्क आपस में कैंसिल आउट कर लेगा, टाउ जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो टॉर्क भी नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। चार ऑप्शन करेक्ट हो बच्चों, ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ प्रॉब्लम नंबर 6 और 7, स्प्रिंग दिखा रखे हैं, देख के डायग्राम देख रहे थे, इंडक्टर है और पढ़ा तो स्प्रिंग दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, आपको बोला गया कि पहले वाले केस में 2 स्प्रिंग हैं, फिर उससे अगले वाले में कुछ यहाँ पे 2 हैं, ये कुछ 4 हैं,
ये कुछ 8 है, मतलब ये 2 स्प्रिंग है, ये 4 स्प्रिंग है, ये कुछ 8 है, सिमिलरली इससे आगे 16 होंगे, ऐसे 16। अब आप देखिए सबसे पहले तो इनका इक्विवेलेंट लिखिए, यहाँ पे 2 थे तो मैं 2 की बजाय 1 बनाया, तो इक्विवेलेंट कैसे बनाऊंगा, देखिए कैपेसिटर और स्प्रिंग एक तरीके से जुड़ते हैं और रेजिस्टेंस और इंडक्टर एक तरीके से जुड़ते हैं। तो कैपेसिटर में जब आपके यहाँ से पैरेलल में होता है तो डायरेक्टली जोड़ा जाता है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 2K बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4K बन जाएगा, ये कितना 8K और ये कितना 16K। क्लियर। अब आपसे क्या बोला के इक्विवेलेंट पूछा गया, तो यार ये क्या बन रहा है, अब 1/k इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4 ब्ला 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 आगे चलता रहेगा ये। अब ये कैसे जीपी है, आप ये जीपी का फॉर्म है आपके पास में, अगर आप देखें तो ये जीपी है और इसका कितने फैक्टर से रेज हो रहा है 1/2 से रेज हो रहा है, तो a डिवाइड बाई 1 - r करा, a की वैल्यू कितनी 1/2k, 1 - r की वैल्यू कितनी 1/2, तो ये एक्सप्रेशन कितना बन गया आपके पास, इट इज 1/2k डिवाइड बाई 1/2, तो ये आपके पास में आ गया बच्चों, दिस इज बिकम 1/k। तो 1/k इक्विवेलेंट आ रहा है आपके पास 1/k, तो k इक्विवेलेंट निकल के कितना आया आपके पास k के बराबर आया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इफ इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले अगर इलोंगेशन पता है तो आप उसे टेंशन निकाल दीजिए, टेंशन कितना है, तो टेंशन को आप क्या लिखेंगे, दैट इज k × x, किसे k इक्विवेलेंट कुछ k ही है, ठीक है, मैं से k इक्विवेलेंट की बात करूं, इसको उठा के एक स्प्रिंग बना दे इक्विवेलेंट, उसका स्प्रिंग कोट में कुछ k होना चाहिए था। अच्छा k × x, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, कुछ ये टेंशन के बराबर है। फिर ये बोल रहा है कि 4th स्टेज में कितना इलोंगेशन होगा, टेंशन तो सब में सेम होगा, देखिए जब सीरीज वाला रहता है ना सेटअप आपके पास, तो आप ऐसे बोलते हैं कि सब में टेंशन 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 सेम है, पर इसमें x1 इसमें x2 इसमें x3, जब आप इक्विवेलेंट बनाते हैं तो इक्विवेलेंट बोलते हैं x इक्विवेलेंट होगा आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 और इसका कुछ k इक्विवेलेंट होता है आपके पास, पर टेंशन तीनों में सेम रहता है, एक्सटेंशन डिफरेंट आता है पर टेंशन सेम रहता है। तो आपको समझ में आ गया, टेंशन पता लग गया तो हर एक में टेंशन उतना ही होगा, तो इस वाले केस में टेंशन निकाल लेता हूं मैं, तो मैं क्या लिखूंगा, टेंशन की वैल्यू है k × 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 16k × x, k ने k को मार दिया, ये 5 आ गया ये 8 आ गया, तो x के लिए कितने की बच्चों 5/8 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी वैल्यू कितने की सोल्व करें, दैट विल बी 0.625 सेंटीमीटर। क्लियर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो सिंपल सवाल था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग कैसे जुड़ते हैं, और सीरीज वाले केस में क्या होता है भाई टेंशन सब में सेम रहता है, पैरेलल वाले केस में क्या होता है एक्सटेंशन सब में सेम रहता है। बच्चों हम पैराग्राफ का प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 कर रहे हैं, और बच्चों हम पैराग्राफ का प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 कर रहे हैं। कैलकुलेटिव सवाल था, स्किप करने वाला सवाल था, पर सवाल में है क्या, सवाल वैसे ही टफ नहीं है, सवाल वैसे इजी है पर कैलकुलेशन मतलब एक्सट्रीमली ही ज़्यादा है। तो आप सवाल में थोड़ा देखेंगे, सवाल में बोला गया कि एक आपका सेमीकंडक्टर है और थर्मिस्टर जिसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस है वो ऐसा कुछ फंक्शन है, उसमें रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू R0 एक्सपोनेंशियल e⁻c 1/t माइनस 1/t0, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है आपके पास, 1/t माइनस 1/t0 ये एक्सप्रेशन है। R0 की वैल्यू सवाल में गिवन है रेट 12 ओम, ठीक है, और T0 की वैल्यू गिवन है आपको रेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और C की वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁻³ केल्विन। इस सेटअप में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और ये वाला फॉर्मूला कब तक वैलिड है, जो T की वैल्यू हो सकती है, T शुड बी लेस देन इक्वल टू 150 डिग्री, 150 डिग्री। उससे बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका सेमीकंडक्टर है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। पावर आउटपुट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम थर्मिस्टर एट टेम्परेचर T टू इट्स सराउंडिंग इज सराउंडिंग टेम्परेचर T0। पावर जो है किसी टेम्परेचर T पे वो है पावर इज इक्वल टू K × T माइनस T0। K की वैल्यू गिवन है, K इज इक्वल टू 4.5 10⁻⁴ वॉट पर केल्विन। अब इसने क्या बोला, व्हाट इज द हाईएस्ट वोल्टेज टू विच दिस थर्मोस्टर कैन बी कनेक्टेड विदाउट बीइंग हीटेड अप टू दैट इज टेम्परेचर कैपिटल T। मतलब इससे कम टेम्परेचर पे कितने टेम्परेचर पे रहे ये, ताकि आपके पास में मतलब हाईएस्ट वोल्टेज आपको प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, तो उस टाइम पे और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो इससे कम होना चाहिए, तो हाईएस्ट वोल्टेज कितना है वो निकालने के लिए बोला है। तो इसमें क्या करेंगे, पावर को आप लिखेंगे, पावर है आपके पास, पावर को आप क्या लिखेंगे बच्चों, पावर को लिखते हैं हम
वोल्टेज निकालना है, पावर को वी स्क्वायर बाय आर कर देता हूं, दैट इज वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो यहां से जो आपके वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट ना, के टी माइनस टी नॉट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस अगर आप करेंगे दैट इज आर नॉट ई टू द पावर सी 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी नॉट। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है। अब यार हमें बोला गया इस वोल्टेज को मैक्सिमाइज करना है, इस वोल्टेज को मैक्सिमाइज करना है, तो अब क्या करें, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि अगर आप यहाँ पे इस टी को बढ़ाएंगे, ये टी है वेरिएबल टेम्परेचर, इसको कुछ भी रखा जा सकता है 150 डिग्री तक, अगर आप इस टी को बढ़ाएंगे तो ये टर्म क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। पर बच्चों अगर आपने इस वाले टी को यहाँ पे बढ़ाया, ये इस वाले टी को अगर आप बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, ये वाली टर्म आपके पास में नेगेटिव बन जा रही है, बिकॉज अगर टेम्परेचर देखें टी नोट की वैल्यू आपके 25 डिग्री, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे देखेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, नेगेटिव बन जाएगी ये वाली टर्म। क्लियर है ये वाली टर्म? बस ये टर्म नेगेटिव बन जाएगी, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू आपके पास घटना शुरू हो जाएगी। तो यार कहीं पे एक मैक्सिमम मिनिमम वाला केस कुछ दिखाई दे रहा है, वो आपके पास होना चाहिए। तब हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, आप यहाँ पे वोल्टेज का ऐसा फंक्शन लिख लीजिए, फिर आप क्या कीजिए dv बाई dt निकालिए, dv बाई dt कब जीरो आता है यार एक्सप्रेशन निकालिए। अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को निकालेंगे तो इसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी और सोल्व होके जो टेम्परेचर आता है आपके पास जो इस रेंज में है दैट इज 336 केल्विन। क्लियर? जो 150 डिग्री तक रहना चाहिए तो वो 336, एक और टेम्परेचर आता है पर उससे ज्यादा है तो वो हमें लेना नहीं है। तो ये टेम्परेचर आपके पास आएगा, इस टेम्परेचर वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा। तो ये एक तो आपके पास में जो इससे नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है उसमें तो ये पूछ रहा है कौन सा टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग ये बात बनेगी, तो 336 आएगा। फिर आप इस टेम्परेचर को जब यहाँ पे पुट करें वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0.81 वोल्ट। तो आपके पास में 8th का आंसर हो जाएगा सी और 9th का आंसर हो जाएगा आपके पास सी, दोनों का आंसर सी सी हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, बस आपको ये समझना था कि ये एक्सप्रेशन हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है। ये क्या हो रहा है आपके पास में, इसका मैक्सिमम मिल रहा है, तो उस मैक्सिमम की पोजीशन निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ा, टेम्परेचर रिस्पेक्ट में 0 के बराबर करना पड़ा। और जब इस एक्सप्रेशन को आपने किया तो बड़ा कैलकुलेशन है ना, इसको जब करेंगे तो टेम्परेचर आएगा 336 केल्विन। फिर जब आप इस टेम्परेचर को यहाँ पुट करें तब आपको जवाब मिलेगा। सवाल कैलकुलेटिव था, बहुत ज्यादा स्किप करने वाला सवाल था, पर सवाल वैसे टफ नहीं था पर कैलकुलेशन एक्सट्रीमली टफ थी इस सवाल की। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ कर रहे हैं जैसे प्रॉब्लम नंबर 10 और 11 है। सवाल में क्या बोला गया, एक क्यूब है और उसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। साइड दे दिया आपने, साइड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डेंसिटी गिवन है, रो कितना है आपके पास 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो इसका मोलर मास है आपके पास में दैट इज 23 ग्राम पर मोल। The heat capacity of 1 mole of aluminium is given as a function of temperature। जो heat capacity है उसका फंक्शन आपको दिखा रखा है, और जो स्पीड है, स्पीड दैट इज 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और जो R गैस कांस्टेंट है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ये सारा डाटा आपको गिवन है, और इनिशियल टेम्परेचर है वो गिवन है T0 इज इक्वल टू 300 केल्विन। आपसे क्या बोला, व्हाट इज द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ सच ए क्यूब एट इनिशियल टेम्परेचर T0, इस वाले टेम्परेचर पे क्या होती है। तो मैंने लिखा है एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखिए हम लिखे डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी, पर अगर आप एब्सोल्यूट देखें दैट इज एनसीवी टी, तो मैंने लिखा एनसीवी और यहाँ पे आप टेम्परेचर लिख दीजिए, कुछ टी टेम्परेचर लिख दीजिए। पर दिक्कत ये है कि यार भाई साहब हर एक टेम्परेचर पे सीवी कांस्टेंट नहीं है। इससे पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर आपके 400 केल्विन, तो आप क्या बोलते सर 0 केल्विन से लेके 400 केल्विन पूरे टाइम इंटरवल तक ये सीवी फिक्स होता था, आप सीधी सीवी की एक वैल्यू लिखते थे। पर अब की बार ऐसा नहीं है, सीवी किस पे डिपेंडेंट है आपके पास में, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो आप क्या लिखेंगे सर, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हम ये मानते हैं किसी जनरल टेम्परेचर टी पे लिखा है, मैंने छोटे टेम्परेचर कुछ टी पे लिखा है। क्लियर? तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे, यहाँ पे ऐसे आप इंटीग्रेट करें तो यू तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एन, ये सीवी और ये आपके पास में कुछ जो टेम्परेचर है उसको इंटीग्रेट करके पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे कुछ डीटी टेम्परेचर आएगा आपके पास। क्लियर है? अब आप इसको अगर इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या दिखाई देगा आपको, ये सीवीडीटी कैसे निकाले, सीवीडीटी आपको एरिया अंडर कर्व से मिलेगा। एरिया अंडर द कर्व मतलब इसके कर्व के अंदर का एरिया। अब कुछ नहीं बोला तो हमें थोड़ा दिखाई दे रहा है कि भाई साहब ये सिमेट्रिक कर्व है, ये जो कर्व है ना आपके पास ऐसे कुछ सिमेट्रिक सा ही है, ऐसे करके कुछ ऐसे करके ऐसे, इसका मतलब ये ऐसा कुछ है ना आपके पास, ऐसे कुछ बना दिया। तो अगर इधर वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन आपने पिक किया तो यहाँ पे आपने ये वाला पोर्शन आपको पिक करना है। बात समझ में आ रही है? तो इसका जस्ट उल्टा ही हो गया आपके पास में। सर कैसे उल्टा हो गया,
देखिए इसमें जो एरिया ये वाला था वो ये वाला है, अप्रोक्सीमेटली बराबर है आपके पास, और इसमें जो ये वाला एरिया था वो ये वाला है। तो एक हाफ अगर मिल जाए आपको, एक हाफ का एरिया मिल जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली सीवीडीटी के बराबर होगा। तो पूरे का है एरिया दैट इज 900 आर, ये कितना हो जाएगा एन, 900 आर का हाफ करना पड़ेगा, पूरे का हाफ कर दिया। अब देखिए इसका जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है उसके अप्रोक्सीमेटली हाफ आ रहा है, वही पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली उसने पूछा है। तो क्लियर मेंशन करा थोड़ा और बेटर होता अंडरस्टैंडिंग में, पर ठीक है वो नहीं मेंशन किया, नीचे अप्रोक्सीमेटली बोल दिया तो उससे बात बन सकती है। तो ये बन गया बच्चों 450 NR। अच्छा अब इसकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी दोस्त। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 450, n की वैल्यू है क्या आपके पास, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मास गिवन है आपको, मास कितना आएगा, क्यूब है तो वॉल्यूम पता है, तो मास कितना आ गया, मास आ गया 2.7 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखेंगे तो 2.7 डिवाइड बाय 23, इतने मोल्स हैं आपके पास, तो कितना आया, दैट इज 2.7 डिवाइड बाय 23 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 8.31। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये शायद आपके पास में ए ऑप्शन इसमें मैच करता है, तो 10th का ए आता है शायद। तो प्रॉब्लम नंबर 11 की बात करें, इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें ये बोल रहा है आपके पास कि उसी क्यूब के 5 फेसेस को तो आपने वाइट कलर कर दिया और एक को ब्लैक किया, मतलब बाकी सबसे कुछ रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा, बिकॉज व्हाइट है तो अंदर से रिफ्लेक्शन आएगा, टकरा के आ जाएगा वापस, सिर्फ एक ही सरफेस से जाएगा, दैट इज ब्लैक सरफेस। ब्लैक सरफेस से रेडिएशन बाहर निकल रहा है, उसे बोल रखा है ब्लैक से क्या होगा, जो भी अंदर से रेडिएशन आ रहा है टकरा के वापस आ जा रहा होगा। तो व्हाइट से कोई नहीं जा, सिर्फ ब्लैक से जा रहा है। तो आप क्या बोल रहे हैं, टोटल एनर्जी कुछ ई है, तो अगर वो n फोटोन्स में निकलेगी तो आप उसको NSC बाय लैम्डा लिखेंगे। अरे सही है, वैसे भी टोटल एनर्जी है। अच्छा अगर मैं देखूं कि यार उसकी वजह से जो फोटोन्स का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कितना है, इतना है, तो मोमेंटम ड्यू टू फोटोन कितना है, E/c, तो इतना मोमेंटम इस क्यूब को मिला होगा और ये किसके बराबर होगा, दैट इज मोमेंटम ऑफ क्यूब, दैट इज मोमेंटम ऑफ क्यूब। अच्छा तो आप E/c को क्या लिखेंगे, E/c को आप लिख देंगे दैट इज mv, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो एनर्जी तो हम देख सकते हैं दैट इज 439 मल्टीप्लाई 3 10 टू द पावर 8, और m की वैल्यू कितनी है, मास हमें गिवन था सवाल में, वो हमने डेंसिटी से वहां से निकाल लिया, दैट इज 2.7 ग्राम मल्टीप्लाई टर्मिनल वेलोसिटी। बिकॉज जब सारी एनर्जी निकल जाएगी तभी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। बिकॉज मान लो पूरी एनर्जी नहीं निकल रही तो वो आपके पास में धीरे स्पीड बढ़ रही है, बिकॉज रेडिएशन निकल रहा है तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जब टर्मिनल स्पीड आ रही हो तब सारी एनर्जी निकल जाएगी आपके पास। यहां से आप VT निकाल लीजिए, दैट इज 439 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। ये सब ऐसे यूनिट्स में है तो इसको भी ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर लीजिए आप इसको। जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और वो रिजल्ट जो निकल के आता है आपके पास दैट इज 0.54 mm/s। क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्रिएटिविटी सवाल के अंदर आपको दिखना चाहिए भाई साहब कि 5 सरफेस से कोई भी रेडिएशन नहीं निकलेगा, सिर्फ एक ही सरफेस से निकलेगा, और सारी एनर्जी को अगर उसी सरफेस से निकालेंगे तो हम बोलेंगे दैट एनर्जी इज इक्वल टू n। ये टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स है, ऐसा नहीं है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, वो नहीं है, दैट इज n इज टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स। आप लिखेंगे तो यहां से ये वाला मोमेंटम हो जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, प्रोसीड कर लीजिए, जवाब मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 12 की हम बात करते हैं। 12 में बोला गया कि लिफ्ट आपके पास में इनिशियली है और लिफ्ट चल नहीं रही है, सिर्फ रेस्ट पे है। तो ये जो आपने यहाँ पे पल्स क्रिएट करते हैं तो पल्स ऊपर जाने में 1.2 सेकंड लगते हैं। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, √T/μ। तो इनिशियली जो आपके पास में टेंशन होगी वो मतलब क्या, जो दैट इज वेट के बराबर हो सकती है या फिर वेरिएबल होगा। तो अगर आपके मासिव रोप है तो आपके पास में कुछ टेंशन हर एक पॉइंट में डिफरेंट आएगी, पर जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है आपके इसमें G इफेक्टिव कितना है, यहाँ पे इस वाले केस में G है, इस वाले केस में। तो टेंशन की वैल्यू कुछ है आपके पास, वो निकालने की जरूरत नहीं है, सवाल में पूछ नहीं रहा है। आपको गिवन है कि यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी कुछ v मान लीजिए तो जो आपके टाइम लगता है, टाइम कितना आएगा आपके पास L/v, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.2 सेकेंड। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, कुछ वेलोसिटी आएगी। अगर आपके पास में मास जो एक रोप है इसका मास ग्राम्स में है तो टेंशन हर एक पॉइंट में हम सेम मान लेंगे, पर मान लीजिए मास कुछ केजी में है तो हर एक पॉइंट में टेंशन डिफरेंट आएगी, फिर हमें वेलोसिटी निकालना पड़ता है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। वो आपको निकालना नहीं है, सवाल गिवन है पहले से 1.2 सेकंड आ रहा है। पर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये G बदलेगा, यहाँ पे जैसे G इफेक्टिव अभी G है, बाद में G इफेक्टिव बदलेगा, टेंशन बदलेगा तो वेलोसिटी आपके इसमें बढ़ेगी, तो टाइम क्या होगा, घटेगा। देखते हैं 1 बाय 1। जैसे पहले सवाल बोलेगा लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग वर्टिकली अप। बच्चों अगर पहले केस में अगर आप देख रहे हैं लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा होगा आपके पास, लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो टेंशन जो G इफेक्टिव होगा, टेंशन इंक्रीज होगी। क्यों? बिकॉज G इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा G+A।
सही। तो टेंशन अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। तो आप क्या बोलेंगे, द टाइम होगा आपके पास दैट विल बी लेस देन 1.2। तो पी का आपके पास में थर्ड मैच कर रहा है, ये पी है, पी का थर्ड मैच कर रहा है, इसको पी बोलते हैं। फिर बच्चों अगर आप क्यू में जाएंगे तो लिफ्ट इज एक्सेलेरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन लेस देन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब क्या बच्चों नीचे की तरफ जा रहा है, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जो जी इफेक्टिव आपके पास में आएगा दैट विल बी जी माइनस ए। तो टेंशन क्या हो गया, कम हो गया, टेंशन कम हो गया तो वेलोसिटी भी कम हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा इस वाले केस में। तो आपके पास में क्यू का 2 मैच कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप आर में चलेंगे, लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेंशन में, और टेंशन में बच्चों अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसके रिस्पेक्ट में जो वी रिलेटिव होगा, क्योंकि हमें तो यार इसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए ना इसकी, क्योंकि एल लेंथ जो है, ये एल लेंथ इसकी रिस्पेक्ट में ना, रोप की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंथ कुछ अलग दिखाई देगी आपको। अगर आप देखेंगे तो ये वाले ग्राउंड फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी आपको कुछ अलग दिखाई देगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पर हम देख रहे हैं इस वाले फ्रेम के अंदर हम देखते हैं इसकी लेंथ एल है और किस वेलोसिटी से मूव कर, टाइम टेकिंग निकालना है तो यहाँ पे खड़े होकर निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है उसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखें तो आप बोलेंगे सर जी इफेक्टिव जी का जी रहा, और अगर जी इफेक्टिव जी ही रहा तो टाइम आपके पास से बदलेगा नहीं, तो टाइम कितना रहेगा 1.2 सेकेंड। तो आपके पास से 1 मैच कर जाएगा आर का 1। फिर आपसे बोला गया एस वाले में तो लिफ्ट इज फ्री फॉल, लिफ्ट अगर फ्री फॉल कर रहा हो जी इफेक्टिव 0 बन जाएगा, जी इफेक्टिव 0 बन जाएगा तो टेंशन भी 0, तो वेलोसिटी भी आपके पास 0, तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, पल्स विल नॉट रीच एट रूफ। तो डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सवाल था, ठीक है बच्चों। बच्चों हम प्रॉब्लम नंबर 13 देख रहे हैं। तो आपको ये बोला गया जो बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी जो फोकल लेंथ है वो कुछ एफ है, तो और म्यू वगैरह सब गिवन है, हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस ही बना दिया, ठीक है। तो बोला गया सवाल है 4 कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंसेज मिरर शोन द फिगर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ऑल सरफेस आर सेम, ओके। उसका म्यू गिवन है, ये म्यू कितना है आपके पास 1.5। फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन एयर विद सेम रेडियस एफ मैच द कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसकी रेडियस ये कुछ आर है, ये भी कुछ आर है, तो अब आप क्या लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 दैट विल बी 1/2, 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे ना तो 2/r बन जाएगा। तो समझ में आ गया, f इज इक्वल टू r के जैसा दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं अपने 1/1 में। सबसे पहले p ऑप्शन, p की बात करते हैं। तो p में आपके पास 2 लेंसेज को ऐसे रखा गया, एक ऐसा रखा गया है और एक ऐसा रखा गया है। अगर आप इनको पलट के ऐसे भी रख देंगे तब भी फर्क थोड़ी पड़ेगा, ऐसा थोड़ी बेस कर यहाँ से देखिए वहां से देखिए, इसको पलट देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और पलटने के बाद ये बाई कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f आएगी। अरे सर ऐसे मत करो, करके दिखाओ, तो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये इसका जो एक सिंगल पार्ट का जो f आएगा, f डैश दैट इज म्यू एल बाय म्यू एम 1/2, 1/r1 1/r डन। अच्छा तो ये कितना आ गया आपके पास, f डैश की वैल्यू आ गई दैट इज 2r के बराबर। तो ये कितना आ गया आपके पास 2f के बराबर, बिकॉज r किसके बराबर है, f के बराबर। तो इसे एक की फोकल लेंथ है आपके पास में 2f, इसकी फोकल लेंथ कितनी 2f। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, तो पावर को ऐड करो, 1/f नेट इज इक्वल टू, दोनों लेंस है, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f होता है, तो 1/2f, इसको भी क्या किया 1/2f, जोड़ेंगे तो f नेट कितना आएगा बच्चों, f के बराबर आएगा। यही मैं डायरेक्टली बोल रहा था आपको कि अगर आप इसे पलट देंगे इस बार दूसरा लेंस को तो फर्क नहीं पड़ेगा फोकल लेंथ के अंदर। तो पी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। अगर मैंने ये आप जब पेपर कर रहे हैं तब उस टाइम में देखना चाहिए फटाफट एलिमिनेट कौन सा रहा है, एलिमिनेट करके एक ऑप्शन देखो और आगे बढ़ो। पर अभी हम डिस्कस करें तो पूरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्यू ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं बच्चों तो ऐसे करके लेंस है आपके पास, एक ऐसा लेंस है और एक आपके पास ऐसा लेंस है। पहले इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं एक पेयर की, तो इसको लिखेंगे आप 1/f डैश म्यू एल बाय म्यू एम 1/2 आएगा, और 1/r1 ये -r और ये यहाँ पे -r, क्योंकि ये वाला r नेगेटिव है वो वाला पॉजिटिव है, तो ऐसा बन जाएगा। तो ये 1/f डैश कितना आया बच्चों आपके पास, दैट इज 1/r। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो f होगी, तो इसकी भी कितनी होगी, f होगी, पर माइनस की है आपके पास। अच्छा अब इनको अगर हम देखेंगे तो 1/f नेट कितना बनेगा इस सिस्टम का, 1/f नेट, पावर ऑफ मिरर को 2 बार जोड़ना पड़ेगा बिकॉज 2 है आपके पास, तो ये -1/f -1/f, तो f नेट कितना आ गया बच्चों आपके पास, दैट इज -f/2, -f/2। तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, और तो सिर्फ आपको ये पूछा कि मैग्नीट्यूड दिखा रखे हैं आपको, तो आपके पास क्या ऑप्शन मैच कर जाएगा f/2 में, तो सेकंड q का 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अभी दिख गया कि यहाँ पे आपके पास में a ऑप्शन सही होना चाहिए, पर ठीक आगे कर लेते हैं। फिर आपको दिखाया गया एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक ये वाला
और एक आपके पास में ये वाला ऐसे, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ हमने देखी थी, इसकी कितनी है 2f है, और इसकी कितनी है बच्चों, इसकी f है। दोनों को मिलाते हैं तो 1/f नेट, तो पावर दोनों मिले की जरूरत है, इसकी पावर तो आएगी -1/f, और इसकी पावर कितनी है बच्चों 1+1/2f। तो 1/f नेट जो आपके पास में निकल के आएगा दैट विल बी 2f। आप एलसीएम ले लीजिए, -2 + 1 दैट इज -1/2f। तो f नेट कितना आ गया बच्चों 2f के बराबर आ गया, f नेट इज 2f। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। एस में अगर आप देखेंगे तो आप अगेन पावर को जोड़िए, तो आपके पास में कैसा सेटअप है, मैं इसको यहां कर देता हूं, ऐसा है आपके पास। तो आप 1/f नेट में क्या लिखेंगे, पावर ऑफ लेंस 2 बार प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ लेंस कितना है, क्लियर है, क्योंकि इस वाली ये इसकी फोकल लेंथ कुछ f है, मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ r है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसकी जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी r/2। और मिरर का फॉर्मूला क्या था, पावर ऑफ मिरर होता है -1/f, -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ध्यान रखना ये बात, लेंस में प्लस आता है और मिरर में यहाँ पे -1/f आता है। तो आप यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे तो f की वैल्यू नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, बिकॉज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है। ये बात समझ में आती है ना आपको, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, -r/2। तो फॉर्मूले में आप पुट करें तो पावर ऑफ मिरर होता है -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, -1 आता है एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे जो एफ पुट करना था विद साइन पुट करना होता है, तो यहाँ पे करने जाएंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, दैट विल बी r/2 दैट इज 2/f, तो 1/f नेट। तो यहाँ से जो f नेट आपके पास निकल के आया बच्चों दैट इज f/4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपके पास, 1 मैच कर जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए ऑप्शन है जो सबको करेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। तो इसमें बच्चों पावर का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, पावर ऑफ लेंस होता है 1/f, और 1/f में जो f है वो विद साइन पुट करना है। सिमिलरली जो मिरर की पावर होती है इज -1/f, और उसमें भी f की वैल्यू विद साइन पुट करनी होती है। फिर आपको जैसे मान लीजिए कुछ पेयर्स आपके पास में हो, जैसे ऐसा एक लेंस है, फिर ये दूसरा लेंस है, फिर ये मिरर है, तो रे आ रही है तो इसकी 2 बार पावर जोड़नी पड़ेगी, इसकी 2 बार, इस मिरर की 1 बार जोड़नी पड़ेगी, क्लियर। और विद साइन वैल्यूज पुट करनी है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों मैट्रिक्स स्पेस का प्रॉब्लम नंबर 15 कर रहे हैं। ये आपके पास में एंगुलर एसएचएम है और उसमें थोड़ी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है। तो अगर ये सवाल लीनियर सिस्टम का होता है आप सॉल्व कर पाए। सवाल में बता रहा हूँ मैं क्या है। सवाल में ऐसे आप लीनियर सिस्टम का सवाल समझिए ना, पहले ऐसे मान लीजिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, क्लियर। मैं आपको ऐसे बोलूँ भाई साहब इसकी इक्वेशन पूरी पता है आपको, कितने एम्पलीट्यूड में जा रहा है सब। मैंने बोला सबसे पहले जब मीन पोजीशन पे था तब इसके ऊपर एक ब्लॉक और ब्लॉक रख दिया, इसका नाम कुछ m था, ऑसिलेट कर रहा था, जब मीन पोजीशन पे आया तो एक और ब्लॉक रख दिया। अब क्या होगा, अब इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, अब क्या आप लिखेंगे kx इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई a। पहले क्या था, दैट इज कैपिटल M मल्टीप्लाई a। अब कुछ नया आ गया, तो अभी जो ओमेगा फाइनल आएगा आपके पास दैट इज √k डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ऐसा कुछ आएगा। पहले क्या था √k बाय कैपिटल M। फिर मैं पूछूंगा बताइए इसका नया एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो सबसे पहले देखेंगे सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए इसकी v0 थी, अब इसको रखने के बाद में कुछ नई वेलोसिटी बनेगी v1, वो कैसे निकालेंगे, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करके, बिकॉज इस वाली पोजीशन पे जैसे ही आपने रखा उस टाइम पे एफ एक्सटर्नल नहीं था कुछ भी, तो आप वहां से वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हाफ के एक्स स्क्वायर करके नया एम्पलीट्यूड निकालेंगे, ऐसा कर सकते हैं। एक सवाल तो यही बोला इसने। फिर दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला, अब क्या मीन पोजीशन पे नहीं था पार्टिकल, कहीं यहाँ पे था, अब इस ब्लॉक को रखा। अब बताओ ओमेगा कितना आएगा आपके पास, इसका जो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये कितना आएगा। फिर इसकी वेलोसिटी आप यहाँ पे वापस एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे वापस लीनियर मोमेंटम कंजर्व करें तो यहाँ की वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कैपिटल M स्क्वायर यहाँ पे था तो उस टाइम पे वेलोसिटी कुछ v2 थी, फिर आपने एक और ब्लॉक को रखा तो वेलोसिटी कुछ v' बन जाएगी कुछ, तो वेलोसिटी निकाल पाएंगे। फिर उसे नया एम्पलीट्यूड निकाल लीजिए, वो सब चीजें उसने पूछी है। अब इस वाले केस में नई वेलोसिटी मिलने के बाद में एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x²। नया वाला जो ओमेगा है वो यहाँ पे पुट कीजिए, x की वैल्यू पता ही है तो यहाँ से नया वाला a मिलेगा। तो यही प्रोसीजर है आपके पास में, पर इसमें थोड़ी चीजों को बदल दिया। इसने क्या करा, लीनियर एसएचएम ना रखे एंगुलर एसएचएम को रखा है। अब आइए अपने सवाल करते हैं। तो इस सवाल में जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है एक सॉलिड डिस्क है, ठीक है, और मास m रेडियस r और उसको वर्टिकल शाफ्ट से लगाया गया, और जो टॉर्क आ रहा है उसमें c थीटा। थीटा आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम से। जो थीटा का फंक्शन लिखा हुआ है, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा इज इक्वल टू थीटा a साइन ओमेगा a और t, क्लियर। ये आपके पास में जैसे हम लीनियर सिस्टम की जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते थे वो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है।
फिर इसने क्या बोला, एट टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा। तो टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा अगर आप पुट करेंगे तो उस टाइम पे थीटा वापस जीरो होगा। अब टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा पुट के थीटा वापस जीरो होगा, मतलब कि कौन से टाइम की बात कर रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे। इसके हिसाब से आप इस इक्वेशन में देखिए, टी इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल मीन पोजीशन पे, थीटा इज इक्वल टू जीरो पे है, वो अपने एक्सट्रीम पे गया फिर वापस यहाँ पे आ गया। मैंने इसको लीनियर से कंपेयर किया ताकि इजीली हमें दिखाई दे जाए। तो मान लीजिए जब वो जिस पोजीशन के ऊपर हो क्या रहा है सवाल के अंदर, पहले एक डिस्क के साथ रोटेट कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक डिस्क था, तो कौन सा टाइम पे t इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा ए पे, मतलब उस वाले केस में क्या होगा, ये जो डिस्क होगी ये पहले मीन पोजीशन पे थी, अपने मैक्सिमा पे गई, वापस मीन पोजीशन पे आ गई। तो इसी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी आपके पास उस इंस्टेंट पे, वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी वो निकाल लेते हैं कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ रहा है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपके पास में, दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डी थीटा बाय डी टी। तो एंगुलर वेलोसिटी मैं निकाल के देखता हूं, तो इसको कुछ ये कितनी आएगी आपके पास, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन बनेगा ये थीटा ए ओमेगा ए कोस ओमेगा ए टी। तो आपको पता है सर, अगर आप टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा ए की बात करेंगे, मतलब ये वो वाला केस है, पार्टिकल मीन से चला था, एक्सट्रीम पे जाके वापस मीन पे आ गया, तो मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है यहाँ पे। तो इस वाले केस में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आप पुट करके चेक करो, चाहे पाई बाय ओमेगा आप यहाँ पे पुट करके चेक कीजिए, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, मैग्नीट्यूड थीटा ए मल्टीप्लाई ओमेगा, या डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब अब आपने क्या किया, इस वाले इंस्टेंट के ऊपर आपने एक रिंग को रखा, यहाँ पे एक रिंग थी वो इसके साथ में लगा दी, रिंग का मास m रेडियस r, इस वाले रिंग को इस साथ में अटैच कर दिया, जस्ट इसके ऊपर रख दिया। तो अब आपको क्या पूछा गया, इसने नया ओमेगा कितना है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में ऐसी कुछ बातचीत उसने करी है, एक एम्पलीट्यूड की बात की है और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात की है। तभी मैं क्या करता हूं, देखिए इनिशियल वाले केस में अगर आप देख रहे थे, टॉर्क था सी थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू थी एम आर स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई अल्फा, तो ये आ गया 2c डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इसको आप ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर करेंगे, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा कितना आ गया आपके पास 2c डिवाइड बाय एम आर, ये तो है इनिशियल। अब हम उस केस की बात करें जब आपने इसके ऊपर एक रिंग भी रख दिया, जब आपने रिंग को पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा, सी थीटा इज इक्वल टू आई कितना बन जाएगा, डिस्क का लिख दिया आपने प्लस रिंग का लिखा, और यहां पे अल्फा आ गया। तो अब की बार क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2c डिवाइड बाय 3 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा, तो ओमेगा जो आपके पास आ रहा है दैट इज अंडर रूट 2c डिवाइड बाय 3 एम आर स्क्वायर। ये तो ओमेगा बी वाले केस में है और ये ओमेगा ए वाले केस में। ए इनिशियल वाला केस है, बी वाला कब केस है, जब आपने इसके ऊपर एक रिंग को रख दिया। क्लियर, ये ओमेगा बी वाला केस है। एक और केस है जिसके अंदर आपने क्या किया, रिंग को ना रख के आपने डिस्क को रखा और उसका मास कितना है 2m और रेडियस कितनी है r। उस वाले केस में क्या होगा बच्चों, सी थीटा इज इक्वल टू डिस्क पहले वाली, अब जो नई डिस्क रखी है उसका मास चेक कीजिए, उसका मास है 2m, तो कहेंगे 2m r स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई थीटा, सॉरी आई अल्फा। तो यहां पे देखना, ये जो सेम एक्सप्रेशन बने, बिकॉज कट जाएगा, तो यहां पे भी जो ओमेगा सी निकल के आएगा दैट इज 2c डिवाइड बाय 3m r स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले काम कर लेते हैं। क्यू ऑप्शन में बोल रहा है, क्यू ऑप्शन क्या बोल रहा है बच्चों, क्यू बोल रहा है ओमेगा ए डिवाइड बाय ओमेगा बी। ओमेगा ए डिवाइड बाय ओमेगा बी अगर आप करने जाएंगे तो कितना आएगा, ये √3 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एस में जाएंगे, एस बोल रहा है ओमेगा सी डिवाइड बाय ओमेगा बी, ओमेगा सी डिवाइड बाय ओमेगा बी। सी और बी में अगर आप देखें तो वो सेम वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एस की वैल्यू तो आपके पास में आएगी 3, एस की वैल्यू 3 और क्यू की वैल्यू आपके पास आएगी 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थीटा के। थीटा के आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले आप इतना छाप लीजिए फिर अपने आगे चर्चा करते हैं। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो जैसे जब आपके पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था तो उसमें आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे, यहाँ पे क्या रहेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। बिकॉज जैसे जिस टाइम पे आप कोई और डिस्क या फिर रिंग को रख रहे हैं उस टाइम पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, जो नॉर्मल है वो इंटरनल, जो नॉर्मल वाले आएंगे वो इंटरनल टॉर्क आएंगे, और एमजी की वजह से कोई टॉर्क आना नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, आई, और इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए आप, ओमेगा को आप v बोल दीजिए। v बोल दीजिए यार, ये वाला ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी वाला ओमेगा,
और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे v है वो एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए ना, इसको v नॉट बोल देते हैं, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, v नॉट इज एंगुलर वेलोसिटी, नाम बदल दिया बिकॉज आदमी कंफ्यूज रहेंगे यहाँ पे। इज इक्वल टू फाइनल देखते हैं, फाइनल में अगर आप जाएंगे तो इस वाले केस में i कितना बन गया आपके पास, i हमारे पास बन गया इस वाले केस में आप इसके ऊपर क्या रखा था, एक रिंग रखा था ना, तो ये बन गया 3/2 mr², डिस्क का और रिंग का, और ये आपके पास फाइनल वाला केस है, या फिर इसको आप VA बोल दीजिए, ए वाले केस के अंदर, नहीं बी नाम से इसका B, इसको B बोल दीजिए, ठीक है। ये VA है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली जो थी, इसको V नॉट पढ़ा लेते, कोई इसको V पढ़ा लेते। तो ये साफ हो गया आपके पास, यहाँ से 2 पे 2 साफ हो गया, तो V कितना आ गया, V नॉट बाई 3। इसका मतलब समझिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये जो डिस्क थी वो घूम रही थी, जब अपनी मीन पोजीशन पे आया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ मान ली V नॉट, जैसे ही आप इसके ऊपर एक रिंग रखेंगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जस्ट कन्वर्ट हो कितनी, V नॉट बाई 3। अब इसका नया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है वो चेक करते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, ये इनिशियल वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा, V नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये थी, दैट इज थीटा नॉट जो मैक्सिमम था आपके पास, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो कितनी थी आपके पास, दैट इज √2c/mr²। क्या कर रहे हैं सर, Vmax इज इक्वल टू A ओमेगा होता है ना, यहां से एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, Vmax को लिखा V नॉट, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, A की जगह थीटा नॉट है, इनिशियल वाले केस में इसको थीटा A बोल देता हूं ये लो। सिमिलरली इस वाले केस में देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, V नॉट बाई 3, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट B में, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 2c/3mr²। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया, थीटा B डिवाइड बाई थीटा A, थीटा B डिवाइड बाई थीटा A निकाल देते, दोनों को बराबर, दोनों को दोनों डिवाइड मार देते, तो ऊपर तो बन गया 3, यहाँ पे थीटा A डिवाइड बाई थीटा B, और यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, ऊपर √3 चला गया आपके पास, तो यहाँ पे कट के ऐसे आ गया, थीटा A बाई थीटा B पूछ रहा है, क्या थीटा B बाई थीटा A पूछ रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/√3। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है सेकंड, हाँ P का 2 मैच कर रहा है। अब चलते हैं अपने R वाले एक्सप्रेशन के अंदर, उस वाले केस में निकालते हैं। और जो R वाला केस है वो सबसे अच्छा सवाल है इस वाले पूरे में, क्यों, मतलब इस पूरे जो आपके पास में मैच द कॉलम है उसमें क्या है, क्योंकि वो उसको कोई जैसे ना ही 0 टाइम पे रखा, ना ही t/2 पे रखा, ना ही 2t पे रखा, उसको कुछ बीच का टाइम है, और वो टाइम कितना है आपका, दैट इज 3π/4a0। तो देखते हैं उस वाले टाइम पे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है उस वाले रिंग का। जैसे ये रिंग जो घूम रही थी, जो सिर्फ एक डिस्क थी, स्टार्टिंग में जो डिस्क घूम रही थी, वो डिस्क का इस वाले टाइम पे जो टाइम गिवन है, दैट इज 3π/4a0, उस वाले टाइम पे डिस्प्लेसमेंट देखता हूं मैं उसका, ओमेगा ए, टाइम की वैल्यू पुट कर दी 3π/4a, ये साफ हो गया आपके पास, तो ये थीटा आ गया, थीटा ए साइन 3π/4, दैट इज π माइनस π/4, तो ये कितना आ गया बच्चों, दैट इज थीटा इज इक्वल टू थीटा a/√2। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उस टाइम पे। और अगर मैं उस टाइम पे वेलोसिटी निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को लिखूंगा तो ये बन जाएगा थीटा ए ओमेगा ए कोस ओमेगा ए टी। क्लियर, इसकी वैल्यू अगर आप पुट करें दैट इज अगेन 1/√2 ही बनेगा, तो क्या आ जाएगा, थीटा ए ओमेगा ए डिवाइड बाय √2। क्लियर है, ठीक है, ये वाली एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, जब आपने उस डिस्क को रखा तब एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी वो हम चेक करते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था mr²/2 और ये वाला ओमेगा। फाइनल देखता हूं 3/2 mr² और ये आपके पास नया एंगुलर वेलोसिटी v डैश, इसको v नॉट बोल देते, इसको कुछ v बोल देता हूं मैं ना, कुछ एंगुलर वेलोसिटी कुछ v बोल देते, सिर्फ v बोल देते हैं। तो ये टर्म कितनी बनेगी आपके पास, mr² साफ हो गया, तो v डैश की जो वैल्यू है दैट इज v डिवाइड बाय 3√2, ये एंगुलर वेलोसिटी है आपके पास। अब हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है ना, तो इस वाले केस में कितना एम्पलीट्यूड कितना हुआ इस वाले केस में डिस्क रखने के बाद में, और इनिशियल कितना वो हमसे पूछा है। तो कैसे करें, हम वो एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x²। तो v की वैल्यू इनिशियल वाले केस में पता है दैट इज थीटा a, या फिर इसको v बोल दीजिए, v इज इक्वल टू ओमेगा कितना था उस वाले केस में, √a² इनिशियल वाले केस में, माइनस, और जो पोजीशन थी वो ये वाली पोजीशन दैट इज थीटा a²/2। क्लियर, अच्छा फिर अगर आप बात करेंगे फाइनल
और इस वाले टाइम पे जो वेलोसिटी थी आपके पास v इज इक्वल टू ओमेगा नॉट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो इस वाली पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी थी आपके पास, दैट इज v बाय रूट 2। अब इस वाले केस के लिखता हूं तो वेलोसिटी कितनी है, v बाय 3 रूट 2, ओमेगा की जगह कितना आएगा 2c डिवाइड बाय 3mr स्क्वायर, और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a तो निकालना है उसका, और x स्क्वायर की वैल्यू सेम है, क्लियर है। अब आप इन दोनों को डिवाइड मार दीजिए। अगर हम इन दोनों को डिवाइड मारने जाएंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 3 आपके पास, ठीक है, नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा रूट 3, ठीक। और इसको अगर हम देखेंगे सॉल्व करके तो ये एक्सप्रेशन कितना बन रहा है, ऊपर बन रहा है थीटा ए डिवाइड बाय रूट 2, और नीचे वाली टर्म हमें निकालनी है, उसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस थीटा ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी। इसको यहाँ पे किया तो ये रूट 3 बन गया, इसको इधर लेके जाते स्क्वायर उठाते तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस थीटा ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये टर्म कितनी बन गई आपके पास बच्चों, दैट इज थीटा ए स्क्वायर डिवाइड बाय 6। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज 1/2 प्लस 1/6, तो कितना बनेगा आपके पास, 6 एलसीएम ले लेते हैं इसमें, 2/3 दैट इज 2/3 थीटा ए, तो ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2/3 थीटा ए। तो सेकंड वाले केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा दैट इज ये वाला एम्पलीट्यूड आएगा। अब आपसे रेशियो पूछा गया किस किस का, जो आर वाला था थीटा सी डिवाइड बाय थीटा ए, ये है आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय थीटा दैट इज रूट 2, ये वाली टर्म बन रही है, तो ऐसा टर्म का कोई आंसर ही नहीं है, तो आपके पास में नन हो जाएगा। तो आप इसको लीनियर सिस्टम से समझिए। अगर मान लीजिए बीच की पोजीशन में कभी कोई, या जैसे मीन पोजीशन में ब्लॉक रखा तब भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, कोई और पोजीशन में रखा तब भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, कब, जब लीनियर सिस्टम हो रहा हो। एंगुलर में क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, फिर आपको उस सिस्टम की वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर आप वेलोसिटी को लिखोगे v इज इक्वल टू ओमेगा डॉट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो जब कुछ रखेंगे तो ओमेगा ही बदल जाएगा, वो भी आप ध्यान रखिए, वहां से आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव था पर ठीक था सवाल, मतलब थोड़ा सोचने वाला था, ठीक है बच्चों। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों हम न्यूमेरिकल का पहला सवाल कर रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि ड्यू टू हायर डेंसिटी कोल्ड वाटर स्टे क्लोज टू द बॉटम ऑफ द रेक्टेंगुलर वेसल व्हिच इज फिल्ड अप टू द हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले कंटेनर बना लेते हैं, कंटेनर पानी भर रखा है 30 सेंटीमीटर तक, और वो कुछ कहीं कोल्ड हॉट का चक्कर भी है, तो डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। और we assume that density in the vessel grows linearly with the increasing depth, मतलब नीचे जाने से डेंसिटी बढ़ रही है और वो लीनियरली बढ़ रही है, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। मान ली बात जो इसने बोल दी है उसकी माननी पड़ेगी क्या हिसाब से। तो हमें बोला गया कि जो सरफेस पे जो डेंसिटी है, यहाँ का जो रो है आपके पास दैट इज 996, दैट इज 996 इतना है आपके पास kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब इतनी डेंसिटी है सरफेस पे। तो यार अगर आप नीचे जाएंगे, नीचे डेंसिटी कितनी आएगी आपके पास, नीचे की 996 प्लस अल्फा एक्स, ये क्या कर दिया, अब लीनियरली वेरी कर रहा है, मान लिया वो वेरिएशन पर यूनिट है तो कुछ अल्फा है, बट डेंसिटी लीनियरली वेरी कर रहा है ना, तो मान लिया मैंने अल्फा है कुछ, वो दैट इज जो चेंज हो रहा है दैट इज पर यूनिट दैट इज अल्फा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाइल द डेंसिटी एट द बॉटम पार्ट इज अननोन, बॉटम पार्ट में डेंसिटी कितनी है वो निकालनी है, अननोन है। डिटरमाइन दिस डेंसिटी, अच्छा ये निकालनी है, इसको जो नीचे यहाँ पे जो डेंसिटी होगी बच्चों वो निकालनी है। तो एक्स स्केल तो पता है 30 सेंटीमीटर, बस अल्फा पता लग जाएगा, काम बन जाएगा मेरा। अब इसने एक हेल्प की है आपकी, उसने बताया कि होमोजेनियस रोड है जिसकी डेंसिटी 997 है, और उसको पानी में इमर्ज किया गया, एंड बाय फिक्सिंग वन एंड एट वाटर लेवल, एक एंड को कहां पे फिक्स किया गया बच्चों, यहां पे फिक्स किया, नीचे नहीं फिक्स किया, जनरली नीचे फिक्स करते हैं, इस बार इसने कुछ ऐसे फिक्स किया ऊपर कहीं पे, और ये जो वर्टिकल सेगमेंट है 60, तो रोड कुछ ऐसी है बच्चों, कुछ ऐसी चलेगी रोड आपके पास, ऐसे ये रोड है, कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। डायग्राम थोड़ा सा ऐसे करके कुछ रोड है आपके पास जो इसके टॉप पे है, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब बस इतना ही गिवन है, और इसकी हेल्प से हमें ये अल्फा निकालना, अल्फा निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इस पर टॉर्क लिखता हूँ मैं, इसको इस पर टॉर्क लिखा, एक तो mg लग रहा है नीचे की तरफ रोड पे, और बायएंड फोर्स वेरिएबल है यार ना, तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट बायएंड फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क बैलेंस करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक तो mg का टॉर्क लिख दूंगा, बायएंड फोर्स का टॉर्क देखता हूँ, तो यहाँ पे जाके ऐसे एक एलिमेंट पकड़ा dl विड्थ का, क्लियर, इसकी जो स्पेसिफिक जो डेप्थ होगी वो मान लीजिए कुछ x, देन तो इस पे जो बायएंड फोर्स आएगा वो कितना आता है, बायएंड F बायएंड दैट इज रो, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के लिए रो चाहिए, तो x वाली डेप्थ पे जो रो है वो है 996 प्लस अल्फा x रो,
मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए मान लीजिए रोड का, तो ए मल्टीप्लाई डीएल ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई जी दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्लियर, ये बाइट फोर्स हो गया। हमें टॉर्क लिखना है इसका, तो ये थोड़ा टॉर्क को लिखा जाए। टॉर्क क्या लिखा जाएगा, बाइट फोर्स से ऊपर की तरफ लग रहा है, टॉर्क में कौन सा कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाली लेंथ कुछ एल मान लेते हैं ना, ये वाली लेंथ कुछ नहीं तो इसको एक्स की टर्म में लिख देते हैं, ये डिस्टेंस कुछ आप मान लीजिए कुछ एच मान लीजिए ये वाली ना, तो ये एच की वैल्यू, ये वाली विड्थ कितनी आएगी, अगर ये एक्स है तो एक्स रूट 3 आ जाएगी, टेन थीटा गिवन है आपको, परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो एक्स रूट 3 आ जाएगी। तो टॉर्क अगर आप देख रहे होंगे, टॉर्क किसका, बाइंड फोर्स का टॉर्क, तो एलिमेंट की वैसे लिखा पहले 996 प्लस अल्फा एल ए डी एल जी, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, दैट इज एक्स रूट 3। अब मुझे सब वेरिएबल एक्स में चाहिए, पर यहाँ पे डीएल आ गया। अब इसको मैं क्या लिखूं, मुझे पता है कि अगर ये डीएल है मतलब ये मैंने एल माना है, तो हम क्या लिखते हैं एल कोस 60, एल कोस 60 दैट इज एल बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो डीएल कितना आ जाएगा बच्चों, डीएल आ जाएगा 2dx, तो डीएल को लिखते हैं 2dx, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो टाउ बी को अगर आप लिखें तो 996 प्लस अल्फा एक्स, यहाँ पे आ गया ए जी, डीएल की जगह आ गया 2dx ना, तो यहाँ पे ये बन गया 2√3 और ए जी हो गया 2dx ना, तो यहाँ पे बन गया आपके पास में x dx। देख लीजिए साइड टर्म लिख दिया ना, इसको लिख दिया ए जी और डी की जब 2dx आना था तो वो आ गया x dx आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा x की डेप्थ कहाँ से कहाँ तक है, इसका एंड पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, ये l है, तो ये आपके पास में l/2 बनेगा, ये कितना बनेगा l/2, तो 0 से लेके कहाँ तक कर दिया आपने l/2, और l की वैल्यू h के बराबर ही है। बच्चों इस एक्सप्रेशन को आगे लेके चलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये टाउ बी है आपके पास में। अब देखना ये ए जी 2√3 को तो बाहर ले आते हैं, ये बन गया ए जी 2√3 ए जी, 2√3 ए जी, इतनी टर्म बाहर आ गई, ठीक है। अब इसको देखते थे, x अंदर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 996 x²/2, 996 x²/2 प्लस यहाँ पे जाएगा तो बच्चों कितना बनेगा ये आपके पास, दैट विल बी अल्फा x³/3, अल्फा x³/3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके x की लास्ट वैल्यू कितनी होगी, h/2 होगी, ये आपके पास में h के बराबर है तो h cos 60, तो h/2, तो 0 से लेके h/2। तो इसको थोड़ा आगे अच्छे फॉर्मूले लिख लेते हैं, 2√3 AG, इसकी वैल्यू पुट करता हूं मैं, दैट इज 996 x² h² और ये 8 बन गया, प्लस यहाँ पे देखो तो अल्फा h³ डिवाइड बाय 8 और ये 24, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया। अब ये टॉर्क ड्यू टू बाइट किसके बराबर होना चाहिए, वेट के टॉर्क के बराबर। अब वेट कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो ये डिस्टेंस वेट के टॉर्क में क्या है, mg मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कितनी है, ये l/2 है, तो कितना है l/2 cos 60, तो आप क्या बोलेंगे mg। अच्छा अब mg की वैल्यू लिखनी है, दैट इज 997, ये रोड की डेंसिटी है, मल्टीप्लाई एरिया, और इसकी लेंथ कितनी है आपके पास h, ये तो बच्चों आ गया m, ये आ गया g, और ये डिस्टेंस लिखनी है, दैट इज h/2 cos 60, सॉरी sin 60, दैट इज h/2, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये h/2 है, mg सेंटर पे लग रहा है ना, तो mg ये आ गया h/2 और cos sin 60 दैट इज √3/2, इसको इसके बराबर कर दिया, 2√3 इसके बराबर AG 996 h²/8 प्लस अल्फा h³/24। अब देखते कुछ साफ हो रहा है क्या, AG साफ हो गया, √3 साफ हो गया, ठीक है। अच्छा और क्या कट रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपके पास 4, ये 2 और 2 4 हो गया, ये यहाँ पे 8 हो गया, तो इससे काटूंगा तो यहाँ पे 3 बचेगा सिर्फ, ठीक है। h² से यहाँ पे h², यहाँ पे h बचा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या फाइनली टर्म है, दिस 997 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 996 प्लस यहाँ पे क्या बचा अल्फा h/3, तो अल्फा h/3 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1, h की वैल्यू पुट करता हूँ, h की वैल्यू सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 3/h और h की जगह है 30 सेंटीमीटर ना, ऐसे कर दिया आपने उसको, तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है आपके पास में वो 10 आ रहा है आपके पास में, ठीक है जी। अच्छा अगर वो 10 आ रहा है
तो हम इसको लिख लेते हैं। तो रो की वैल्यू कितनी बनेगी एंड पे, दैट इज 996 प्लस अल्फा की जगह 10, और यहाँ पे जो x लिखना है वो मीटर में लिखना है, बिकॉज अल्फा भी हमारे पास मीटर में है। तो कितना आ गया बच्चों आपके पास, दिस विल बी 30 डिवाइड बाय 100। ये सब साफ हो गया आपके पास। तो रो की वैल्यू कितनी, 999। इसका मतलब जो बॉटम पॉइंट पे जो डेंसिटी आ रही है इट इज 999। तो सवाल थोड़ा लेंथी था, बिकॉज आपको रो भी हर एक एलिमेंट के लिए निकालना, फिर प्रोसीड करना। सवाल लेंथी तो था ऑब्वियसली, पर कंसेप्ट इसका वीक था। कंसेप्ट ऐसा नहीं था, कोई बहुत गहरा कंसेप्ट था। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। बच्चों हम सेकंड सवाल कर रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक कोई कॉलर है बी, इसका मास है 2 kg, और ये वर्टिकल स्मूथ फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 5 मीटर दिखाया गया है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। जब ये स्प्रिंग ए पे था तब अनडिफॉर्म था ना, अभी बी पे है तो ये एक्सटेंशन होगा इसके अंदर। तो आपसे बोला कि जब ये वाला कॉलर यहाँ से लेके ए पे जब जाता है तो उस टाइम पे नॉर्मल कितना मिल रहा है वो पूछ रहा है ना, वो नॉर्मल फोर्स। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी देखते हैं, तो वर्क एंड थ्योरम लगाते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, दैट इज mg5, यहाँ से यहाँ पे आने में, बी से ए में आने में। ठीक है, स्प्रिंग का देखता हूँ, दैट इज हाफ के एक्स इनिशियल कितना है, एक्स इनिशियल ये 7 है, ये 5 है, ये 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 5, तो ये कितना हो जाएगा 12 5, तो 13 मीटर आएगा ना आपके पास। तो एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन देखना है, देखिए यहाँ पे गलती मत कर देना, ये लेंथ नहीं देनी होती, एक्सटेंशन लेना होता है। एक्सटेंशन कितना आएगा आपके पास, दैट इज 6 मीटर। तो हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर 36 आ गया, और एक्स फाइनल कितना है 0। सही है, ये इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल 0। डन बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू पुट करते हैं तो ये तो बन गया 100। क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखते हैं के की वैल्यू, तो ये बन गया 100 मल्टीप्लाई 36, दैट इज 3600। 3600 हाफ एम की जगह 2 और वी स्क्वायर निकालना है, साफ हो गया। तो इसकी वैल्यू बच्चों जो आ रही है 3700 वी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, हमें नॉर्मल निकालना है। तो क्या बोलेंगे, इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो नॉर्मल है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो n किसके बराबर आएगा, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और तो कोई है ही नहीं ना आपके पास फोर्स देने के लिए। स्प्रिंग इस वाले केस में स्ट्रेच है नहीं, वो अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो वो कोई फोर्स नहीं देगा। तो n किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय r। तो m की जगह 2, v स्क्वायर जगह 3700, और इसकी जगह कितना, आगे जगह कितना 5। थोड़ा देखते हैं इसकी नॉर्मल की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। तो ये बन गया 5 740, तो कितना आ रहा है बच्चों, ये 1480 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम नंबर 3 कर रहे हैं, मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, सवाल से ढंग से पढ़ना सीख लीजिए। अगर आप सवाल से ढंग से पढ़ेंगे ना बच्चों तो काम हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है ना पेपर में, जेईई एडवांस में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम से सवाल पढ़ना है फिर आगे बढ़ना है। तो देखिए सवाल में क्या बोला, इसने बोला कि यार ये जो कंटेनर है वो सील्ड है। अच्छा वो सील्ड है तो इसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है। इनिशियली जो पानी था इसमें 3 मीटर तक था, और गोज प्रेशर गिवन है। गोज प्रेशर गिवन है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आप निकालेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर तो क्या होगा आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गोज प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इतना ही, तो कितना है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना आ गया आपके पास। ठीक है, ये प्रेशर आ गया। अब आपको क्या बोला गया, ये वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है। वाटर लेवल डिक्रीज होकर फाइनली कहां पे पहुंच गया, 3 मीटर पहुंच गया। फाइनली H2 अगर आप देखेंगे तो 2 मीटर पहुंच गया, सॉरी इनिशियली 3 मीटर था, फाइनल केस में अगर आप देखेंगे फाइनल तो ये 2 मीटर हो गया। अब एक्चुअली होगा क्या, अगर ये कंटेनर आपके पास में सील्ड है और प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आप बोलेंगे सर जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे प्रेशर भी चेंज होगा। तो आप क्या लगाएंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बिकॉज प्रोसेस बोला गया आइसोथर्मल। तो इनिशियली प्रेशर कितना था, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, और वॉल्यूम कितना था A मल्टीप्लाई ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कुछ, दिस इज A। अच्छा कितनी हाइट खाली थी पहले, 1 मीटर, तो मल्टीप्लाई 1 मीटर कर दिए, यही वॉल्यूम आया। फाइनली प्रेशर देखना है हमें, और इसको P फाइनल बोल दो। वॉल्यूम कितना बन गया उस टाइम पे, A मल्टीप्लाई 2। क्लियर, तो यहाँ पे A से A साफ हो गया, ये 2 से 2 साफ हो गया। तो प्रेशर फाइनल जो बना वो 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बना, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, ये पूरा इस वाले इंस्टेंट पे 1 मीटर हाइट पे जो आपके पास में जो पाइप लगी है उससे जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितना है ये वो जानना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं अपने वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, अभी हम लगा लेते हैं वैसे बर्नौली। तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर है वो इतना ही आ गया, P ATM।
इस वाले फ्रिक्शन पॉइंट का। फाइनली अगर ये वाला 2 मीटर आ गया तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर 5 पीएटीएम के बराबर, पीएटीएम लिख दिया। प्लस हाई डिफरेंस देखते हैं, ये 1 मीटर है और ये उस टाइम पे 2 मीटर, तो कितना हाई डिफरेंस है, 1 मीटर का हाई डिफरेंस रहेगा। फिर फाइनली फाइनल वाले केस में तो आप कहेंगे रो, सॉरी ये पे आएगा, दैट इज रो G1 क्लियर इज इक्वल टू, इस वाले पॉइंट पे चलते हैं, प्रेशर कितना है पीएटीएम, हाइट वाला फैक्टर तो हमने लिख ही दिया, प्लस यहाँ पे कितना है हाफ रो वी स्क्वायर, पीएटीएम ने पीएटीएम को मार दिया, रो ने रो को मार दिया, तो ये वेलोसिटी जो आपके पास में है वी स्क्वायर दैट इज 20 आ रहा है। अच्छा यार वी स्क्वायर अगर 20 आ रहा है आपके पास, अब हमसे पूछा है वी स्क्वायर बाय 5, वी स्क्वायर बाय 5, तो वी स्क्वायर बाय 5 कितना आ जाएगा, इसको इसने बाय अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर में 5 के लिए कितने आ जाएगी 4 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 4, जैसे करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छाप लीजिए बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ए रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए एंड बी। तो एक रेडियो एक्टिव सैंपल उसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, ए बी है और बी बी है, दोनों का टी हाफ गिवन है। जो ए का जो टी हाफ है आपके पास, इसका टी हाफ कितना है आपके पास ए का, वो है कुछ 5 डेज। सिमिलरली जो बी का जो आपके पास में टी हाफ है, टी हाफ वो कितना है 30 डेज। तो यहाँ से लैम्डा लिख सकते हैं, दैट इज ln2 डिवाइड बाय 5 डेज, और यहाँ से लैम्डा भी लिख सकते हैं, दैट इज ln2 डिवाइड बाय 30 डेज। क्या चाहता है ये, ठीक है, इनिशियली द डिके रेट ऑफ ए टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियली जो बोल रहा है, तो इनिशियली मान लेते हैं इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कुछ Na थे, इसके कुछ Nb थे, तो इनिशियली इसका जो होगा दैट इज लैम्डा ए Na इज इक्वल टू लैम्डा बी Nb। इसी को बोलते हैं ना आपका डीएन बाई dt क्या आता है, लैम्डा मल्टीप्लाई एन, इसी का भी dn बाई dt आता है बच्चों, दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाई एन। तो वो डीके रेट इनिशियली कुछ बराबर नहीं था, कितना है उसका b का 64 टाइम्स दैट ऑफ b, इसको 64 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ से, Na Nb का रेशियो मिल जाएगा इनिशियली वाला, दैट इज Na डिवाइड बाय Nb 6, तो कितना का 32/3, ये आ गया इनिशियली Na बाय Nb इनिशियली। अब आगे बढ़ते हैं, द डिके रेट इक्वल हो जाते हैं किसी एन डेज के बाद में, तो बताइए कितने डेज के बाद में डिके रेट इक्वल हो जाएगा। डिके रेट मतलब अब देखिए डिके रेट क्या लिखेंगे हम, लैम्डा ए मल्टीप्लाई किसी टाइम पे एन ए के जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, दैट इज एन नोट, एन नोट की जगह एन ए, एन नोट को हमने एन ए माना, e टू द पावर माइनस ln2/5 मल्टीप्लाई टी। मैंने क्या लिखा, तो डिके रेट बराबर करना है, तो ये लिखा लैम्डा ए, ये उसका आपका डिके रेट हो गया, दैट इज डिके कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाई उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, लैम्डा बी मल्टीप्लाई एन बी किसी टाइम पे एन बी, ये तो इनिशियल वाली थी, किसी जनरल टाइम टी पे अगर आप एन बी देखें तो कितना हो जाएगा, दैट इज एन बी ई टू द पावर ln2/30 मल्टीप्लाई टी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा अब देखते हैं यार हमें क्या क्या गिवन है, कैसे सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। ये तो बन जाएगा ln2/a, यहाँ पे ln2/30 है, तो काटेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे आपके पास, ये बन जाएगा Na e टू द पावर ln2/5t, और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे, मतलब इसको मुझे इसको लिखा अपने हिसाब से, इसको भी लिखा फिर काटा, तो यहाँ पे बनेगा फाइनल 1/6 बन जाएगा। डन, यहाँ पे बन गया Nb e टू द पावर ln2/30 मल्टीप्लाई टी। इतना सही है बच्चों, ठीक है। अब Na बाई Nb की वैल्यू पता है, Na बाई Nb यानी 32/3, इसको लिख दिया। यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, इट इज 1/6, इसको इसके नीचे देगा तो क्या बनेगा e टू द पावर ln2/5t माइनस ln2/30t। सही है इतना, ठीक है। इस थोड़ा सोल्व किया जाए, ये यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ पे 64 बन गया, तो यहाँ पे देखूंगा तो कितना आएगा आपके पास e ln2, और ये बन जाएगा 30 एलसीएम ना 5, 1/6 सही किया है, ठीक है। अब दो तरफ log ले लेते हैं, तो ये तो बन गया log ln64, ये बन गया log 2t मल्टीप्लाई 1/6। अब इसको 2 की टर्म में लिखते हैं, 2 की पावर कितना हो गया, ये 6 हो गया, क्योंकि 2 4 8 16 32 और 64, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 हो गया आपके पास। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, 7 हो गया, t की वैल्यू आ गई 36 डेज। 36 डेज के बाद में ये कार्यक्रम हो जाएगा जब दोनों का जो डीके रेट है वो सेम हो जाएगा।
ये तो ऐसा कई बार देख लिया हमने पेपर्स में, कई एफएसटी में सवाल आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। बच्चों हम इस पेपर का लास्ट सवाल कर रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें आपको क्या बोला गया कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ μ1, यहाँ पे स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ μ2, μ1 की वैल्यू गिवन है, आपको विड्थ भी गिवन है, टी कितना है आपके पास 8 माइक्रोमीटर। तो आपसे क्या बोल रहा है कि ओ पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो आपके पास में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यार हम इसको कैसे देखेंगे, हम देखिए जो पाथ डिफरेंस है आपके पास, दैट पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, दैट इज S2O माइनस S1O। सबसे पहले तो ये चीज मैटर करती है, पाथ डिफरेंस चाहिए किसके अंदर, तो उसने बोला पाथ डिफरेंस मीडियम के अंदर चाहिए μ1 में, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं बोलूँ टी पाथ आपके पास में एयर में है वो एक अलग बात है, अगर मैं बोलूँ टी पाथ आपके पास में μ1 मीडियम में है तो अलग बात है। अगर आपको इसके इक्विवेलेंट एयर में निकालना होगा तो हम कैसे करते थे, हम बोलते टी पाथ चला ना इस वाले मीडियम में, तो कितना टाइम लगा, डिवाइड बाय सी कर दिया, टाइम मिल गया। अच्छा इतने अगर एयर में चलता तो कितना पाथ चलता है, दैट इज μ1t। मेरी बात समझ में आ रही है। तो वो पाथ किसके अंदर है वो चीज मैटर करती है। इसने बोला है सवाल के अंदर कि ये जो पाथ है आपके पास में वो कहाँ पे निकालना है, इसी मीडियम में निकालना है। कौन सी मीडियम में, μ1 वाले के अंदर। तो आइए अब इसको निकाल के देखते हैं थोड़ा कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है S1 और S2 की जो डिस्टेंस है वो तो बराबर है, तो उसकी वजह से कोई पाथ नहीं आएगा, सिर्फ किसकी वजह से आएगा, इस वाले स्लैब की वजह से। तो स्लैब की वजह से अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा पाथ ड्यू टू स्लैब कितना है, एक्स्ट्रा पाथ ड्यू टू स्लैब। तो मैंने बोला यार ये एक्चुअली टी पाथ चला किसमें, μ2 मीडियम में, टी पाथ चला किसके अंदर, μ2 मीडियम में, ठीक है जी। तो हमने बोला कि टी पाथ चला μ2 मीडियम के अंदर, तो हम चाहते हैं कि पाथ कौन से मीडियम में, μ1 के अंदर कितना आएगा, इसके इक्विवेलेंट पाथ इन μ1 कितना आएगा। जो टी पाथ चला ना μ2 मीडियम में, उसके इक्विवेलेंट μ1 में पाथ कितना आएगा। तो मैंने क्या बोला, टी पाथ चला कितना टाइम लगा, c/μ2। हमें कौन से मीडियम में निकालना है, μ1 में, तो उतने टाइम इंटरवल में इस वाले मीडियम में कितना पाथ चलेगा। तो मैंने बोला इस वाले मीडियम में स्पीड बताओ, दैट इज c/μ1। कट गया आपके पास, दैट इज μ2t डिवाइड बाय μ1। मतलब मैं बोलूंगा कि टी पाथ अगर ये चलता है μ2 में, इसका जो इक्विवेलेंट पाथ आएगा μ1 में, इक्विवेलेंट पाथ μ1 में वो कितना आएगा आपके पास, दैट इज μ2t डिवाइड बाय μ1। अब हुआ क्या, इसमें से टी पाथ तो आपने काउंट कर लिया, कहां पे काउंट कर लिया, S2O लिखते वक्त। अब पता है S2O माइनस S1O जो एक्चुअल लेंथ थी वो आपने बराबर कर दी, तो S2O में टी लेंथ तो आई थी, तो इसमें से कितना माइनस कर दो, टी माइनस कर दो। तो ये है बच्चों आपके पास पाथ डिफरेंस। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ये, तो टी की वैल्यू कितनी है, 8 माइक्रोमीटर, बाहर आ गया आपके पास। μ2 की वैल्यू कितनी है, μ2 है 3/2, μ1 कितना है 4/3 माइनस 1। अच्छा इसको सोल्व करें तो कितना है बच्चे, 1/8 आएगा ना आपके पास, ये आ जाएगा 1 माइक्रोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, तो पेपर का डिस्कशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। आई होप आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।